की क्लास में अपन ने रीड से संबंधित वायरस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। विषाणु वाले टॉपिक के बारे में अपन यहाँ पे बात कर चुके थे। विषाणु वाले टॉपिक के बारे में अपन बात यहाँ पे कर चुके थे। विषाणुओं के रोगों के बारे में भी अपन ने यहाँ पे बात कर ली थी। जैसा कि अपने वादा किया है कि मैं पूरा सिलेबस कराने की पूरी कोशिश यहाँ पे आपकी रहेगी। बस प्लीज़ आप सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करते रहिए, है ना, ताकि मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले आपसे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना बैक्टीरिया, है ना, जीवाणु। अपने 3 मेजर टॉपिक हैं इसमें, विषाणु, जीवाणु और कवक। तीनों की बात अपन ज़्यादातर करने वाले हैं। माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, इनके बारे में थोड़ा देख लेंगे ऊपर से, है ना। जीवाणु की खोज की थी बहुत ही ज़बरदस्त पर्सन है ये, ल्यूवेन हॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। इन्होंने सिर्फ जीवाणु की ही खोज नहीं की, इन्होंने जीवाणु के अलावा भी एक तो खोज की इन्होंने स्पर्म की, है ना। स्पर्म को क्या कहते हैं? शुक्राणु, ठीक है। इन्होंने खोज की थी आरबीसी की, ठीक है। इन्होंने खोज की प्रोटोजोआ की, है ना। काफ़ी ज़ोरदार पर्सन निकले, है ना। इन्होंने शुक्राणु की भी खोज की, इन्होंने आरबीसी की भी खोज की, इन्होंने प्रोटोजोआ की भी खोज यहाँ पे की, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले जब जीवाणु की खोज की तो इन्होंने जीवित कोशिका होती है ना, कोशिका का नाम सुना होगा आपने, सेल। इसके बारे में अपन काफ़ी सेल वाले टॉपिक में बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। तो अपन सिर्फ अभी ये याद रखेंगे कि जीवित कोशिका के अंदर इन्होंने इसकी खोज की थी, जीवाणु की खोज की। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, है ना। क्या कहा जाता है इनको? जीवाणु जगत के पितामह भी इनको कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इनको कहा जाता है। सभी प्रकार के, ऑलमोस्ट जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं उन सबको रखा गया है। सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रखा गया है मोनेरा जगत में। कौन से जगत में रखा गया है? जगत में। अब ये मोनेरा जगत है, आपने देखा होगा मोनेरा प्रोटिस्टा, है ना। ये नाम सुने होंगे आपने, सुने लग रहे होंगे आपको। तो इनके बारे में भी अपन टेक्सोनॉमी जब पढ़ेंगे ना, जब अपन इनके बारे में भी थोड़ा बहुत फंजाई वगैरह इनके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी ये याद रखना है कि जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया है उनको इसमें रखा गया है, मोनेरा जगत में रखा गया है। समझ में आई यहाँ तक की बात? ये पूरी चीज़ समझ में आ गई ना कि जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की? ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु के अलावा स्पर्म की भी खोज की, आरबीसी की भी की, प्रोटोजोआ की भी की। इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। जब इन्होंने जीवाणु की खोज की तो इन्होंने सर्वप्रथम इस जीवाणु को क्या कहा? एनिमलक्यूल कहा। क्या कहा दोस्तों? एनिमलक्यूल कहा। क्या कहा? एनिमलक्यूल कहा इन्होंने। यहाँ तक की बात आपके सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा केरोलस लीनियस का। केरोलस लीनियस का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। आपको याद होगा अच्छे से, है ना, पद्धति का जनक। तो इन्होंने जो बैक्टीरिया है इनको वर्मीज ग्रुप में रखा है। किस में रखा है इनको? इसने वर्मीज वंश में रखा है। समझ में आई नहीं आई मेरी बात? ये थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है।
अब इसके बाद में अपन बात करेंगे जितने भी बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी रोग हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। कल अपन ने विषाणु जनित रोगों के बारे में संपूर्ण बात कर ली थी। लगभग सारे क्वेश्चन उसी में से बैठ जाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में अपन देख रहे हैं यहाँ पे पहला रोग है क्षय रोग। ये काफ़ी अपने लिए मेजर पॉइंट भी है ना, टीबी। ठीक है ना, क्षय रोग टीबी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन इसका जो जीवाणु है उसका नाम लिख लेते हैं, किस जीवाणु के कारण ये होता है। किस जीवाणु के कारण होता है? ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस या फिर माइक्रोबैक्टीरिया, इसका नाम है ये ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस। टीबी का पूरा नाम क्या है? ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस। नोट भी कर लेना, ठीक है ना। जीवाणु क्या है इसका? जीवाणु है इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है ना, क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई कि जो है इधर नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, इधर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। इसके उपचार के लिए अब मोस्ट ये ध्यान देंगे कि ये क्या है, इसके लक्षण क्या है। कभी क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। जिनके लक्षणों के बारे में क्वेश्चन आया है वो मैं ज़रूर लिखाऊंगा यहाँ पे, या ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका उपचार। तो इसका उपचार के बारे में अपन लिखेंगे बीसीजी का टीका, है ना, सुना होगा ना नाम, बचपन में लगाते ना बीसीजी का टीका। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। बेसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। समझ में आई यहाँ तक की बात आपको? क्या है? बेसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। और एक और होता है डॉट्स, है ना। डॉट्स का पूरा नाम भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको जरूर याद होना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट कॉज टर्म, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट कोर्स टर्म, ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, सॉरी ऐसे ना, शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये उतार लिया हुआ आपने। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। नेक्स्ट लिखो हैजा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? हैजा। हैजा किससे होता है? इसका जीवाणु क्या है? हैजा का जीवाणु है विब्रियो कोलेरी। क्या है फ्रेंड्स? विब्रियो कोलेरी। अब हैजा रोग के अंदर क्या होता है? हैजा रोग के अंदर जो चावल के मांड के समान दस्त लग जाती है। क्या होता है? हैजा रोग के अंदर चावल के मांड के समान जो है वो यहाँ पे दस्त लग जाती है। किसके कारण होता है? दूषित जल व भोजन के कारण। किसके कारण होगा? दूषित जल और भोजन के कारण होगा। उपचार क्या होगा इसके? इसके उपचार क्या होंगे?
ORS का घोल पियो आप अच्छे से, दिन में 4 बार, ठीक है। ORS का घोल, ORS का भी पूरा नाम है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ORS का पूरा नाम क्या होता है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि और इसका पूरा नाम क्या है? ORS का, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। अपन ने यहाँ बात की है हैजा रोग की, इसमें बात की कि कौन से जीवाणु से होता है, तो ये होता है विब्रियो कोलेरी से। हैजा रोग में क्या होता है? चावल के मांड के समान दस्त आती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि चावल के मांड के समान दस्त जो होती है किस रोग में होती है, तो वो होगी हैजा रोग में होगी। इसका उपचार क्या है? तो ORS का घोल है। ORS की फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, ठीक है। और जीवाणु अपन ने देख लिया विब्रियो कोलेरी, इसमें क्या होता है? चावल के मांड के समान जो है दस्त लगती हैं। नेक्स्ट जो रोग है, नेक्स्ट रोग अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, इस रोग के अंदर क्या होता है? एक होता है जीवाणु, इसका जीवाणु लिखते हैं पहले। जीवाणु लिखने का मतलब ये हो गया कि अपन टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, कौन सा? जीवाणु जनित रोग वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसका जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। असल में इस रोग में क्या होता है? हाथों तथा पाँवों की उंगलियों जो होती है ना, हाथों की और पाँवों की उंगलियां वो सड़न लग जाती है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को? हाथों तथा पैर की उंगलियां क्या होती है? सड़ने लगती है। जो मोस्ट चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ में इम्पोर्टेंट लक्षण होते हैं, तो जैसे ये हुआ है ना, अभी मैंने बताया हैजा हुआ, तो इनके इम्पोर्टेंट लक्षण लिखना जरूरी है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो लगभग हर रोग में होते हैं, तो उनको लिखना अपने लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती है। इसका उपचार क्या होता है? MDT क्या होता है? इसका उपचार MDT होता है। अब MDT की फुल फॉर्म भी लिख लो तुम, मल्टी ड्रग थेरेपी। क्या है MDT की फुल फॉर्म? मल्टी ड्रग थेरेपी, है ना, मल्टी ड्रग थेरेपी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि MDT ये मल्टी ड्रग थेरेपी जो है ना, ये किस रोग में होती है, ये किस रोग का उपचार है? तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? ये जो है कुष्ठ रोग का उपचार है। समझ में आई बात? समझ में आ गई? इसके बाद देखते हैं अपन प्लेग। तो अब देखते हैं अपन प्लेग के बारे में। प्लेग का जीवाणु कौन सा है? पास्चुरेला पेस्टिस, है ना। ये प्लेग की जो महामारी है, जो एक बार पहले भी फैली हुई थी अपने सूरत में, गुजरात में, 1994 की लमसम की बात है। ये जब सबसे पहली थी, अब लिख भी लो थोड़ा सा, है ना। ये कहाँ फैली थी? गुजरात, ठीक है। कब फैली थी? 1994 में। और ये किससे फैलता है ये रोग? चूहे से फैलता है। बस इतना सा ही लिखना है इसमें, बस और कुछ भी नहीं। चूहे से फैलता है। ऐसा कौन सा रोग है जो चूहे से फैलता है? ठीक है, यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रोग है गोनोरिया या सुजाक रोग, ठीक है। नेक्स्ट रोग क्या है? गोनोरिया या फिर सुजाक रोग, ठीक है। इस रोग में क्या हो जाता है? जो जननांग होते हैं ना, उनमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। जननांगों में क्या हो जाती है इस रोग में?
सूजन आ जाती है। इसका जो जीवाणु है जो उसको बोलते हैं नाइजीरिया गोनोरी। क्या बोलते हैं? नाइजीरिया गोनोरी। इसका जीवाणु है से बोलते हैं नाइजीरिया गोनेरी। ठीक है, इसके जीवाणु को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नाइजीरिया गोनेरी। इसके लक्षण क्या है? जननांगों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक है, गोनेरिया रोग को क्या बोलते हैं? सुजाक रोग भी बोलते हैं। इससे क्या होता है? जननांगों में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। इस रोग को एसटीडी रोग भी कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? एसटीडी रोग भी कहते हैं इस रोग को। अब एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एक जो नाम की मैं बता रहा हूँ ना फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, उतार लो जल्दी से, है ना। इसके बाद लिखते हैं अपन टाइफाइड। टाइफाइड ये रोग जब क्या होता है? सल्मोनेला टाइफी होता है जीवाणु। इसका कौन सा होता है? सोलेनम टाइफी या सल्मोनेला टाइफी। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। सल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। ये जो नाम लिखवा रहा हूँ ना मैं जीवाणुओं के, विषाणुओं के, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये, क्योंकि अधिकांश तक क्वेश्चन जो है इनमें से ही पुटअप होने वाले हैं आपके। आप एग्ज़ाम्स के जो पिछले पेपर देखना, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ज़्यादातर स्पेशली कोई लक्षण है। अब ऐसा कभी आपने देखा कि बुखार आना ये किस रोग का लक्षण हुआ? देखा है? कभी नहीं देखा होगा आपने, बहुत कम चांसेस में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बुखार भी आता है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना वही एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। जो मेन चीज़ें होती है बस वो आपको याद होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अति ज्वर होता है। बस ये चीज़ें लिखनी है अपन को। अति ज्वर किस में होता है? अति ज्वर का मतलब ज़्यादा तेज़ बुखार आना, है ना, ज़्यादा तेज़ बुखार आना। अब इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? ये है इम्पोर्टेंट चीज़। ये क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़। इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि विडाल टेस्ट कौन से रोग में होता है। आपको ऑप्शन में तो बहुत सारे रोग दे देते हैं और उनमें से एक होता है टाइफाइड। तो आपको ये लगाना है टाइफाइड में विडाल टेस्ट होता है। इसका एक टीका लगता है, वो टेब टीका कहलाता है। टेब टीका। ठीक है, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये काफ़ी है। रीट के आप पिछले क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे आते हैं। बस क्या है, चीज़ें आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इनमें चीज़ें आपको याद होनी ज़रूरी होती है। ठीक है ना। इसके बाद अपन पढ़ते हैं। लिख लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत बार सबके नाम घर में सुना होगा, टिटनेस हो जाएगा भैया, लोहे की चीज़ों से दूर रहो, है ना, ऐसे बोलते हैं ना घर वाले। टिटनेस रोग, ठीक है, घर वाले बोलते हैं बहुत बार कि ना, कि बच्चों को नहीं बोलते अपन कि भैया एक बड़ा मत जाइयो, ये लोहेगा गेट का बड़ा, है ना, ये लाग जाओगी तो टिटनेस हो जाओगे, है ना। एक अपने राजस्थान के इतिहास में महाराणा सांगा, है ना, कहते हैं कि उनकी मौत जो है टिटनेस से हुई है। उनके शरीर पे 80 घाव बताते हैं हमारे जो इतिहासकार हैं, वो क्या बताते हैं, उनके सर पे 80 घाव बताते हैं। ठीक है, इस रोग को के कुछ दो एक नाम भी हैं, वो लिखते हैं अपन। धनुष टंकार, क्या है इसका एक उपनाम? धनुष टंकार। एक और नाम है हनु स्तंभ रोग, है ना, हनुमान जी की जैसा। इसमें क्या है, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े, तो इंसान का मुंह कैसा होता है, ऐसा, हनुमान जी के जैसा। ठीक है, इसलिए इसको हनु स्तंभ रोग भी कहते हैं। ठीक है, हनु स्तंभ रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, मसूड़े फूल जाते हैं भाई, मसूड़े फूल जाते हैं।
समझ में आई नहीं ये बात? अरे बोलो, समझ में आ रही है? हाँ, इसका जीवाणु क्या है? इसका जीवाणु है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, है ना। इसका जीवाणु क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। इसका जो है जीवाणु क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। अब ये टिटेनी से आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा कि कौन सा रोग है, टिटेनस रोग है। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बात? इसके लिए अपन एक इंजेक्शन लगवाते हैं, है ना, कहीं पे भी लग जाती है तो वो इंजेक्शन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? टीटी लगवा है, टीटी। हाँ, वो टीटी नहीं होता है, वो एटीएस होता है। उसे क्या कहते हैं? एटीएस कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या हुआ? एंटी टिटनस सीरम। क्या नाम है इसका? एंटी टिटनस सीरम। ये इंजेक्शन लगवाते हैं। अब ये इंजेक्शन लगता है मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर लगना बहुत ज़रूरी है। ये तो इसका संक्रमण जो है बढ़ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका संक्रमण बढ़ जाता है। एक और होता है डीपीटी। डीपीटी एक टीका लगता है। डीपीटी का आपने नाम सुना होगा। डीपीटी का टीका लगता है 3 रोगों के लिए, डिफ्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। ये तीनों रोगों के लिए एक ही टीका लगता है, डिफ्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। अब पर्टूसिस क्या है? काली खांसी। काली खांसी को क्या कहते हैं? पर्टूसिस, है ना। डिफ्थीरिया, कैमरा मैन वाले सर एक बार देख लेना, यहाँ स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही है, देखें, ठीक है। डिफ्थीरिया, पर्टूसिस और एक और क्या है? टिटनेस। ये तीनों के लिए एक ही टीका लगता है ना। ये पर्टूसिस को अपन कहते हैं काली खांसी। इसके बारे में देखेंगे अभी थोड़ा सा, है ना। काली खांसी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। टिटनेस के बाद में अपन देखते हैं डिफ्थीरिया, ठीक है। अभी बात की थी अपन ने डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया को अपन कहते हैं, इसको जो इसके जो वायरस है, इसको सॉरी इसका जो जीवाणु है, इसको कहते हैं अपन माइक्रोबैक्टीरियम डिफ्थेरी, है ना। माइक्रोबैक्टीरियम या साइनोबैक्टीरियम एक ही बात है। साइनोबैक्टीरियम डिफ्थेरी के द्वारा होता है, ठीक है। इसको अपन कहते हैं गलघोटू रोग। गले में घुटन सी महसूस होती है, गलघोटू रोग भी इसे कहा जाता है। उपचार आपको पता ही है ना। उपचार अभी देखा था अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले, डीपीटी का टीका, बस कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बस यही है। इसमें क्या होता है? प्रभावित अंग होती है श्वास नली, जिससे अपन श्वास लेते हैं ना, उसमें सूजन सी हो जाती है, इसलिए अपन को सांस लेने में क्या होने लगती है? प्रॉब्लम होने लगती है। अब बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि मतलब जो श्वास नली के कारण, श्वास नली को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? कौन सा है? डिफ्थीरिया है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं लिखाना है, बस काफ़ी है ये एक याद रखनी है कि जो ये साइनोबैक्टीरिया डिफ्थीरिया के कारण होता है, इसे गलघोटू रोग भी कहा जाता है। एक और लिख लो, प्रभावित अंग। क्या होती है? श्वास नली होती है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नली, ठीक है। स्क्रीनशॉट लोगे? चलो ले लो ले लो। अभी पर्टूसिस का भी नाम लिया था अपन ने, ठीक है। पर्टूसिस, इसी को कहते हैं अपन काली खांसी, काली खांसी, ठीक है। पर्टूसिस, काली खांसी, ये बोला था अभी मैंने। तो इसका जो जीवाणु है, इसका जो जीवाणु है इसका जीवाणु है बोर्डोटेला या फिर बोर्डोटेला। फिर पीछे का नाम सेम टू सेम पर्टूसिस। इसका उपचार अभी देख ही लिया अपन ने, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। तो डीपीटी में तीनों के बारे में बताया था अच्छे से, ताकि आपको क्या है एक साथ बताने का यही फ़ायदा है कि आप 3 चीज़ें एक साथ याद कर पा रहे हो इसमें, ठीक है।
तीनों चीज़ें मैं आपको एक साथ याद यहाँ पे करवा रहा हूँ। लास्ट रोग थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं ना, न्यूमोनिया के बारे में। न्यूमोनिया के बारे में अपन यहाँ देखते हैं। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसका जीवाणु कौन सा है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं होती है न्यूमोनिया के अंदर, बस सिर्फ ये याद रख लो कि इसका जो है जीवाणु कौन सा है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। एंड में देख लो न्यूमोनी, इधर से मिला लो न्यूमोनी, ठीक है, समझ में आई बात? तो जीवाणु जनित सभी रोग यहाँ पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? जीवाणु जनित जितने भी रोग थे मैंने सारी बात यहाँ पे कर ली है। अब जीवाणु के और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनके बारे में अपन विचार यहाँ पे करने वाले हैं। उनके बारे में अपन यहाँ पे क्या करेंगे? विचार। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनके बारे में अपन यहाँ पे विचार करने वाले हैं। जीवाणु के सारे रोगों के बारे में बात हो चुकी है। अब कुछ अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है जीवाणु के बारे में, जो बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जिनसे एग्जाम्स में और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यानी कि 110% आप संभावना मानो कि लगभग सभी एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन कौन से जीवाणु काम में लिए जाते हैं? तो एक होता है राइजोबिजियम, ठीक है, दूसरा होता है एक्सोबैक्टर, और एक और होता है आपका क्लास्ट्रीडियम। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, मान लो इन तीनों के नाम दे दे और एक और दे दे अन्य नाम, और आपसे पूछ लेते कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु जो है वो काम में नहीं आता है, तो जो इन तीनों के अलावा जो चौथा नाम होगा वही काम में नहीं आएगा। पहला है राइजोबिजियम, क्लास्ट्रीडियम और एक्सोबैक्टर। फिर अमोनीकरण के लिए कौन कौन से जीवाणु जो है वो भूमिका निभाते हैं? तो बेसिलस माइकोइडिस, ठीक है, इसके बाद में बेसिलस रेमोसस, बेसिलस माइकोइडिस और बेसिलस रेमोसस, दोनों जीवाणु जो है अमोनीकरण में काम आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको याद कर लेना। पुनर्योगस डीएनए तकनीक में ई कोलाई नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि जो पुनर्योगस डीएनए तकनीक है इसके अंदर ई कोलाई नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है रेशा उद्योग। रेशा उद्योग के अंदर जो है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइटियम नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइटियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये नीचे बनने वाला है आपके सामने। जंतुओं में जो सेल्यूलोज का पाचन होता है, अपने अंदर नहीं होता है सेल्यूलोज का पाचन, ठीक है ना, जंतुओं में। शाकाहारी जो जंतु होते हैं उनके अंदर, शाकाहारी यहाँ पे लिख दूँ मैं और आपके लिए, शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज के पाचन के लिए भी जीवाणु का उपयोग होता है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितने भी सूक्ष्म जीवी है अभी तक पढ़ने पड़े, जितने भी सूक्ष्म जीवी है उनमें से सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दूध को दही में कन्वर्ट करना, दही में कन्वर्ट किया जाता है, बदलना। ये 1000 बार पूछ लिया होगा कम से कम कंपटीशन में। तो ये किस जीवाणु के कारण होता है? तो वो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। ये इसीलिए बड़े अक्षरों में लिखा है मैंने, लैक्टोबैसिलस। और इसी के साथ अपनी जो जीवाणु वाली क्लास है ये समाप्त होती है। लगभग जो क्वेश्चन आने वाला होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और आपको से जो मेरी रिक्वेस्ट है, ये चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। इसमें मैं बहुत ही अच्छी हर क्लास में आप देख रहे होंगे कि कुछ अलग देखने को मिल रहा है, तो आपको सबसे अलग ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है उनके बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। गुड नाइट, थैंक यू।